उत्तराखंड एक ऐसा पहाड़ी राज्य है जहां पलायन की मार पड़ी हुई है। पलायन अक्सर मुद्दा होता है चुनाव में, लेकिन इस पलायन को रोकने के लिए कोई तवज्जो सरकारों ने नहीं उठाई है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे जिले की जहां पलायन के कारण एक विधानसभा की सीट कम हो गई। चमोली जिला एक ऐसा जिला जो हिंदुओं के सबसे प्रमुख तीर्थ बद्रीनाथ धाम की यात्रा के लिए भी जाना जाता है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल ये क्षेत्र है। इसके अलावा भी कई और पवित्र नदियां यहां से निकलती हैं। पहले कभी यहां उत्तराखंड बनने के बाद 4 सीटें हुआ करती थी विधानसभा की, लेकिन जब 2012 में परिसीमन के बाद पहला चुनाव हुआ तो यहां 3 सीटें ही रह गई। पलायन यहां का प्रमुख मुद्दा तो रहा ही है, कई और मुद्दे रहे हैं, लेकिन हम आज यहां पर बात कर रहे हैं कि किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां चमोली जिले में होती रही, कौन कौन प्रत्याशी यहां से चुनाव जीतता रहा और इस बार के चुनाव का क्या समीकरण है। अपनी खबर, अपने विश्लेषण पर मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आप तमाम दर्शकों से मेरा आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा चीन से सीधी लगी हुई है। उत्तराखंड की सीमा नेपाल से भी लगी हुई है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं चमोली जिले की। चमोली जिले में ही बाड़ाहोती का क्षेत्र आता है, जहां से चीनी सैनिकों की घुसपैठ की, गड़बड़झाले की कई बार खबरें सामने आई हैं। चमोली जिले के सीमांत क्षेत्रों को बसाने की जिम्मेदारी कई बार स्थानीय नेताओं ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने और सरकारों ने ली। बॉर्डर एरियाज पर हरकत भी लगातार हुई है। केंद्र सरकार ने कई तरीके की योजनाएं बॉर्डर एरियाज के लिए शुरू की है, लेकिन ये योजनाएं इतनी काफी नहीं हैं कि लोग इस जिले में ज्यादा रुक सकें। इसीलिए 2007 तक यहां विधानसभा की 4 सीटें थी, जो 2012 के परिसीमन के बाद 3 ही रह गई। इससे अंदाजा लग सकता है कि सीमांत क्षेत्रों को कितनी तवज्जो सरकारों ने, पॉलिटिकल पार्टीज ने दी हैं। 2002 के चुनाव से मैं शुरू करता हूं। 2002 में पहला विधानसभा चुनाव हुआ था। 4 विधानसभा सीटें हुआ करती थी। बद्रीनाथ, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग और पिंडर। देखिए, नंदप्रयाग और कर्णप्रयाग, 2 प्रयाग यहां पड़ते हैं, 5 प्रयाग अगर गढ़वाल क्षेत्र में है उनके हिसाब से। तो बद्रीनाथ से अनुसुईया प्रसाद मैखुरी ने चुनाव जीत लिया था और केदार सिंह फोनिया को उन्होंने हराया था। बीजेपी के बड़े नेता थे केदार सिंह फोनिया भी। अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को उसके बाद बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी दी गई थी। नंदप्रयाग से महेंद्र प्रसाद भट्ट चुनाव जीते थे और उन्होंने सत्येंद्र बड़थवाल को चुनाव में हरा दिया था। कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल चुनाव जीते थे, उन्होंने सुरेंद्र सिंह नेगी को हराया था। और बहुत महत्वपूर्ण यह है कि एनसीपी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार वाली पार्टी का अस्तित्व सुरेंद्र सिंह नेगी यहां बचाने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि वो दूसरे नंबर पर है, लेकिन उन्होंने बड़ी टक्कर दी थी। पिंडर एक विधानसभा होती थी, वहां से गोविंद लाल शाह जीत गए थे और प्रेमलाल भारती को उन्होंने हरा दिया था। यानी कि अगर हम देखें तो पहली विधानसभा में 3 जो प्रत्याशी थे वो बीजेपी के जीते थे और अनुसुईया प्रसाद मैखुरी अकेले ऐसे थे जो कांग्रेस के प्रत्याशी जीत कर आए थे। 2007 का चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण था। 3 सीटें बीजेपी बचाने में कामयाब रही और 1 सीट इंडिपेंडेंट को चली गई। बद्रीनाथ केदार सिंह फोनिया जीत गए, नंदप्रयाग राजेंद्र भंडारी जीत गए जो इंडिपेंडेंट थे, महेंद्र प्रसाद भट्ट को उन्होंने हरा दिया। कर्णप्रयाग से अनिल नौटियाल फिर से जीत गए, पिंडर से गोविंद लाल शाह फिर से जीत गए और कर्णप्रयाग से पृथ्वीलाल शाह को इन्होंने हराया। पिंडर से भोपाल टमटा की हार हुई। यानी 3 सीटें बीजेपी बचाने में कामयाब रही, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और पिंडर। लेकिन कांग्रेस को नुकसान हो गया, राजेंद्र भंडारी निर्दलीय चुनाव जीत गए और सरकार में शामिल हो गए, बीजेपी की सरकार में शामिल हो गए। 2012 में परिसीमन जब हुआ तो 4 विधानसभा सीटें घटके 3 में रह गई। अब 3 विधानसभा सीटें थी, बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग और थराली। जो नंदप्रयाग विधानसभा सीट थी वो खत्म कर दी गई, पिंडर सीट थी वो खत्म कर दी गई, कुछ नाम बदले गए, कुछ क्षेत्र जोड़े गए, थराली एक नई विधानसभा बनकर आई। बद्रीनाथ विधानसभा से राजेंद्र भंडारी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते, प्रेम बल्लभ भट्ट को उन्होंने हराया।
इस बार महेंद्र प्रसाद भट्ट का टिकट कट गया था। कर्णप्रयाग से अनुसुईया प्रसाद मैखुरी चुनाव जीत गए कांग्रेस के, और सुरेंद्र सिंह नेगी इंडिपेंडेंट लड़े थे, जो 2002 में एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पे थे। तो इनकी अहमियत इसलिए महत्वपूर्ण है कि 2017 में कांग्रेस ने सुरेंद्र सिंह नेगी को अपना टिकट दिया और सुरेंद्र सिंह नेगी 2017 में जीत गए थे। खैर वो पे आएंगे उस पर भी। थराली में कांग्रेस जीत गई थी, प्रोफेसर जीत राम चुनाव जीते और मगनलाल को हरा दिया। 3 सीटें, तीनों पर कांग्रेस का कब्जा, बीजेपी नदारत। ये 2012 का परिदृश्य है। अब बात आती है 2017 की, एक ऐसा चुनाव जो मोदी लहर, बीजेपी की लहर के नाम पर लड़ा गया और बीजेपी ने जबरदस्त मार्जिन से तीनों सीटों को कब्जा लिया। सुरेंद्र सिंह नेगी, जो देखा जा रहा था कि लगातार दूसरे नंबर पर आ रहे थे, उनको बीजेपी में शामिल किया गया। कर्णप्रयाग से उन्होंने अनुसुईया प्रसाद मैखुरी को हरा दिया। बद्रीनाथ से महेंद्र भट्ट को दोबारा चुनाव में उतारा गया। महेंद्र भट्ट ने राजेंद्र भंडारी को चुनाव मैदान में धूल चटा दी। थराली से मगनलाल शाह जीत गए, उन्होंने प्रोफेसर जीत राम को हरा दिया। हालांकि मगनलाल शाह का पिछले वर्ष निधन हो गया था, उसके बाद उनकी पत्नी मुन्नी देवी को चुनाव मैदान में उपचुनाव में उतारा गया, वो चुनाव जीत गई थी। लेकिन इस बार इस सीट से बीजेपी ने भोपाल टमटा को अपने पक्ष में कर लिया और भोपाल टमटा के खिलाफ प्रोफेसर जीत राम हैं थराली में। कर्णप्रयाग सीट में बड़ा दिलचस्प मामला है क्योंकि सुरेंद्र सिंह नेगी का स्वास्थ्य खराब था। अनिल नौटियाल, जिन्होंने 2017 में बगावत कर डाली थी, इस बार वो बीजेपी में वापस आ गए, उनको कर्णप्रयाग से टिकट दे दिया बीजेपी ने। और मुकेश नेगी कांग्रेस के उनके मुकाबले में उतरे हुए हैं। बद्रीनाथ सीट पर परंपरागत 2 ऐसे नेता आमने सामने हैं, महेंद्र प्रसाद भट्ट और राजेंद्र भंडारी, जिनके बीच की लड़ाई देखने लायक होगी। दोनों के बीच में कई प्रकार के द्वंद्व हमने देखे हैं पिछले 5 से 15 वर्षों के बीच में। लगातार एक दूसरे पर वो आगे निकलने की होड़ में लगे रहते हैं। तो चमोली जिले का ये पूरा का पूरा परिदृश्य है। इसके नतीजे जब आएंगे तो पता चलेगा कि इस बार किस पार्टी को यहां पर बढ़त मिलती है। हमने देखा बीजेपी जब जीती तो लगातार 2 चुनाव जीती, तीनों सीटें जीती। 12 में कांग्रेस 3 सीटें जीती, 17 में बीजेपी 3 सीटें जीत गई। तो इस बार का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है कि इस बार चुनाव कौन जीतेगा। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस सीधा मुकाबला है। निर्दलीय के तौर पर एक बार राजेंद्र भंडारी जीते, दूसरी बार लगभग जीतने की कगार पर पहुंच गए थे सुरेंद्र सिंह नेगी, उनको बीजेपी ने अपने पक्ष में करके माहौल बना दिया और उनको भी जीत मिल गई। तो यह चुनाव बहुत दिलचस्प है कि जो निर्दलियों के हाथ में ये जिला कई बार आता हुआ नजर आया। राजेंद्र भंडारी जीत गए थे, लगातार 2 बार मंत्री बने, एक बार निर्दलीय के तौर पर खंडूरी और निशंक की कैबिनेट में, और उसके बाद हरीश रावत की कैबिनेट में भी वो मंत्री थे। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला है कि इस बार चमोली जिले का क्या होगा। सीमांत जिला है, हिंदुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र के रूप में भी चमोली जिला जाना जाता है। आपदा के लिहाज से भी यह जिला जाना जाता है। फरवरी का ही महीना था, रेणी गांव में पिछले साल जब हमने दृश्य देखा था, जो ऊंची ऊंची नदियों पर बांध बनाए जा रहे थे, ऊंचे पहाड़ों पर बांध बनाए जा रहे थे, वो पहाड़ ध्वस्त हो गए थे। तो इस पहाड़ के कई मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर कौन सी पार्टी ने ज्यादा गंभीरता से काम किया है, इसके आकलन की भी आवश्यकता है। क्योंकि चमोली जिले ने जब भरोसा किया तो बीजेपी पर पूरी तरह से भरोसा किया, चमोली जिले ने जब भरोसा किया तो कांग्रेस पर पूरी तरीके से भरोसा किया। लेकिन चमोली जिले के हाथ में क्या आया, यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। चमोली जिले के हाथ में आया गैरसैंण, ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली जिले की एक उपलब्धि है इन 5 वर्षों की। उस गैरसैंण का क्या फायदा हुआ, यह अभी तक किसी को मालूम नहीं है। आने वाले दिनों में गैरसैंण, उसके आसपास की अर्थव्यवस्था या चमोली जिले की अर्थव्यवस्था में क्या बदलाव होगा, इसको भी समझने की आवश्यकता होगी। लेकिन आज गैरसैंण जैसा मुद्दा गौण होता हुआ नजर आ रहा है और मुद्दे पलायन के जो होते थे वो भी चमोली जिले में कोई खास असर नहीं डाल रहे हैं। तो देखना होगा इस बार चमोली जिले की जनता किन मुद्दों पर अपने प्रत्याशी चुनती है, किस पार्टी को चमोली जिले में बहुमत मिलता है, यह भी देखने वाली बात होगी। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगले रिपोर्ट में आपसे मैं एक बार फिर मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।